नॉट फ्री, ठीक है। तो जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, सपोज वी आर कनेक्टिंग विद अ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस साइड वी कनेक्ट विद अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे टुवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज दे आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस सब्सटेंस में से करंट नहीं पास हो पाएगा, एंड यू नो दैट बैड कंडक्टर से करंट नहीं जाता है यूजुअली, ओके। सो करंट विल बी जीरो थ्रू दिस बैड कंडक्टर्स, ठीक है। लेकिन एक बात बता, अगर मैं इसको हीट अप करूं, इफ आई हीट दिस सब्सटेंस, हीट करने पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, और जैसे मैंने बताया था थर्मल वाइब्रेशन भी इंक्रीज होती है, द एटम्स विल वाइब्रेट मोर विगरसली, एटम्स और जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे, और द हीट एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, दिस हीट एनर्जी विल आल्सो बी टेकन बाय दिस बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है ना, वो भी ये हीट एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, सो वहां पे एक चांस ये होता है कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने शेल से बाहर आ जाते हैं, अपने शेल से बाहर आने के लिए दे यूज द थर्मल एनर्जी, सो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं फ्रॉम द एटम, बाहर आने के लिए, एटमिक शेल से बाहर आने के लिए उनको जो एनर्जी चाहिए, इट इज प्रोवाइडेड बाय द हीट एनर्जी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, टेल मी, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे ना, if they come out of the attraction Yes. they become free, yes, free electrons, so obviously free electrons तो मूव कर सकते हैं towards positive terminal of the battery, तो अभी थोड़ा सा करंट, yes, now you will get a some small current, थोड़ा सा करंट मिलने लगेगा क्योंकि अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो आपको करंट मिलने लगेगा। नाउ करंट विल नॉट बी जीरो, इट विल बी नॉन जीरो, ऐसा हो जाएगा करंट, करंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा करंट मिलने लगेगा। सो आई कैन से, यहां से यहां तक देखो, आई कैन से करंट हैज गॉट इंक्रीज्ड। अगर किसी वायर में करंट इंक्रीज हो गया तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर हैज डिक्रीज्ड, कि करंट इंक्रीज हुआ, फ्लो इंक्रीज हो गया, मतलब रेजिस्टेंस पक्का डिक्रीज हो गया होगा ना, दैट्स व्हाई वी बिलीव दैट रेजिस्टेंस गॉट डिक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे देखो एक नई चीज है आपके पास, सिर्फ इतना याद रखो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले नहीं होते हैं, एट द रूम टेम्परेचर the material do not contain free electron, such material is known as bad conductors or insulators. Heat करने पे these bound electrons get opportunity to go out, कुछ bound electron बाहर आ जाते हैं, they become free। जो सबसे loosely bound electron होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा loosely bound है, वो in fact बाहर आ जाते हैं। So free electrons are generated, जैसे ही free electron generate होंगे current भी pass होना start हो जाएगा। So since current got increased, रेजिस्टेंस गॉट डिक्रीज्ड, हेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। मेन आइडिया यही है इसका। सो रिमेंबर, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और कुछ मटेरियल में कम हो जाता है, गेटिंग। तो ये तो चलो थियरी बात हो गई, इट इज थ्योरेटिकल, पूरा थियरी बता दिया मैंने। नाउ कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी हैं इसमें, दैट वी विल सी, ठीक है। सी सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ध्यान से देखो, हमारा टॉपिक वही चल रहा है स्टूडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, सेम टॉपिक इज गोइंग, ठीक है। अब सीयर इमेजिन, अब एक इमेजिन करो कि एक वायर है, वायर का टेम्परेचर जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कुछ भी टेम्परेचर ले सकते हैं, मैंने 0 ले लिया है, चलो सपोज वायर का टेम्परेचर है ना 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ना, यस, कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, वो रेजिस्टेंस है सपोज R0, देखो, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर वायर का। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने वायर को हीट अप किया, मान लो कि हमने वायर को हीट किया, तो हीट करने पे टेम्परेचर ऑफ द वायर विल इंक्रीज, नाउ टेम्परेचर बिकम T डिग्री सेल्सियस, सो टेम्परेचर इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to T डिग्री सेल्सियस। अब सपोज रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, वी हैव टेकन सच अ मटेरियल in which resistance increases with increase in temperature, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। डिक्रीज भी हो सकता है, बट हम दूसरा मटेरियल ले रहे हैं जो जिसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ऑन हीटिंग, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड इट विल बिकम लेट्स से RT। ध्यान से देखो, सी द सिंबल केयरफुली, सिंबल ध्यान से देखो, ओके। सो
R0 is a resistance at 0 degree and RT is a resistance at T degree. ठीक है, तो आप इसमें दिख रहा है क्लियरली टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ है. अब इसमें अगर हम लोग ये चीज कैलकुलेट करें, इफ आई कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो चेंज है उसको कैलकुलेट करूं तो रेजिस्टेंस चेंज कितनी होगी? इट विल बी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस. इसको बोलते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस ना, RT माइनस R0. दिस विल बी नोन एज चेंज इन रेजिस्टेंस. ओके, अब देखो ये जो है चेंज इन रेजिस्टेंस, एक्सपेरिमेंटली हमने ये चीज फाइंड आउट की है, मतलब फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंटल डेटा वी हैव फाउंड आउट दैट ये जो चीज है ना चेंज इन रेजिस्टेंस, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम फैक्टर्स. मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर वो फैक्टर्स हम लोग बढ़ा देंगे तो ये चेंज भी हमको बड़ा मिलेगा. ये चेंज कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, अगर आप उन चीजों को बढ़ा सकते हो तो फिर चेंज जो है रेजिस्टेंस का वो भी ज्यादा मिलेगा. ओके, so it is interesting to know that a change in resistance depends on what factors, it is proportional to what factors. Temperature. सबसे पहला चीज ये हुआ है क्या टॉपिक? No. No. तो अभी कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहा था, क्या आंसर दे रहे थे आप लोग? कुछ बोल रहा था. Temperature. It depends on temperature. Yes, कहीं पढ़ा है कि ऐसा लग रहा है आपको? पहले पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा पढ़ने का ना. चलो नाइस, पूरा कंप्लीट करने का पढ़ के. ठीक है, लिसन, तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है. एक्चुअली कहा जाता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ना इट इज डिपेंडिंग ऑन चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जितना टेम्परेचर तुम ज्यादा चेंज करोगे उतना ही रेजिस्टेंस में भी तुम ज्यादा चेंज मिलेगा. अब चेंज इन टेम्परेचर हम लोग कैसे लिखेंगे? Obviously it will be final temperature minus initial temperature, right? Final temperature है T minus initial temperature which is 0 degree. तो स्टूडेंट ये है change in temperature, right? इसके साथ साथ ये जो है ना change in resistance, वो एक और चीज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. The change in resistance is also directly proportional to one more factor. एक और चीज पे डिपेंड करती है. ये देखो वापस मैंने लिख दिया, ये क्या है? इट्स अ चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0. इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, ये ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस. ये इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. अब देखो इनिशियल रेजिस्टेंस कौन सा माना जाएगा? R0 ना, R0 इज इनिशियल रेजिस्टेंस ना. Yes. इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस. अब इसमें कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा कि सर ये जो आप चेंज इन रेजिस्टेंस है वो चेंज इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल मतलब है कि अगर वायर की इनिशियली रेजिस्टेंस ही ज्यादा होगी, स्टार्टिंग में ही आप ज्यादा रेजिस्टेंस लोगे तो उसमें जो इंक्रीमेंट है, द चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो भी तुमको ज्यादा मिलेगा. एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, अगर किसी को इसमें डाउट है कि ये सेकेंड जो पॉइंट है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं को एक एग्जाम्पल देता हूँ. ध्यान से सुनना. सपोज यू आर हैविंग अ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है आपके पास, ठीक है, जिसका लेंथ 1 मीटर है. ओके, लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम्स है. ठीक है, रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, लेंथ 1 मीटर है. ठीक है, इस वायर को मैंने 0 डिग्री से T डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, 0 से कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मैंने हीट किया, तो क्या लगता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना? सपोज इसका रेजिस्टेंस है ना 10 ओम से बढ़ के 11 ओम्स हो गया. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 ओम टू 11 ओम. दैट मींस आई कैन से दैट द चेंज इन रेजिस्टेंस इज 1 ओम. रेजिस्टेंस चेंज्ड बाय 1 ओम. ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो वायर है सपोज कॉपर की वायर है, 1 मीटर वायर की जगह इन प्लेस ऑफ 1 मीटर वायर इफ आई टेक 3 मीटर वायर, 1 मीटर की जगह 3 मीटर वायर ले लिया तो लेंथ मैंने ट्रिपल कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा. इन प्लेस ऑफ 10 ओम्स इट्स रेजिस्टेंस विल बी 30 ओम्स, है ना. स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ही 30 ओम्स होगा.
अब एक काम करो, ये कॉपर की जो वायर है इसको भी आप सेम टेम्परेचर तक इंक्रीज करो, जैसा 10 ओम वाली वायर को हीट किया था सेम वे आप 30 ओम वाली वायर को हीट करो, हीट इट बाय सेम अमाउंट, सेम हीट करो। 33 ohms. 33. अच्छा 33 ओम ना, करेक्ट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप ऐसे भी मान सकते हो, लिसन 33 ओम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ये जो 3 मीटर है ना, 3 मीटर मीन्स 3 टाइम 1 मीटर, इसमें एक मीटर 3 बार है। अब 1 मीटर की जो वायर होती है उसका रेजिस्टेंस 11 ओम हो जाता है, तो इधर भी 1 मीटर की 3 वायर्स हैं, तो तीनों वायर्स का रेजिस्टेंस 11 ओम्स हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 11 दैट इज 33। तो एक बात, अभी चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? 30 से 33 हो गया, 3 तो देखो अभी देखो चेंज ज्यादा मिला। पहले आपका जो चेंज था वो 1 ओम था, अभी चेंज है 3 ओम्स है, क्योंकि आपने इनिशियली रेजिस्टेंस है वही ज्यादा लिया, इनिशियली लेंथ है, इनिशियली रेजिस्टेंस ज्यादा ली है, दैट्स व्हाई। Hence we can say that change in resistance also depends on initial resistance. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर है आपको। अभी एक बार नोट कर लो ये दोनों पॉइंट्स, देन आई विल गो फर्दर। नोट डाउन दीज टू। ये एग्जाम्पल का कोई नीड नहीं है, बट रिमेनिंग थिंग्स यू प्लीज नोट डाउन। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? कभी ऐसे मतलब फिजिक्स को ना ऐसे स्लोली और आराम से करने का, कभी टेंशन नहीं लेने का। कुछ स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, सीरियसली मतलब नहीं लेते हैं एक्चुअली, मतलब उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे टॉपिक है, कौन इंटरेस्ट नहीं लेते। आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो, डोंट स्टडी फॉर एनीथिंग एल्स। सो जो बस ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है, बस निकल जाएंगे। एग्जाम का नहीं सोचने का ज्यादा 11th स्टैंडर्ड में, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। सो आपका काम है नॉलेज लेना और निकल जाना, दैट्स इट। ठीक है, तो पूरा फोकस है ना खाली समझने पे रखो, ये बाकी चीजें एग्जाम टेस्ट मार्क्स कॉलेज ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, ये सब छोड़ दो। ठीक है, तो आराम से समझो, आपका खाली काम है समझना, दैट्स इट। ठीक है, ठीक। सो टेंशन ज्यादा नहीं लेने का इस चीज में। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो अब मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ? आई कैन सिंपली राइट डाउन दैट RT माइनस R0, ये जो है ना, इट्स अ चेंज इन रेजिस्टेंस of any material. It is directly proportional to initial resistance, that is R0, and also it is directly proportional to change in temperature, that is T minus 0. देखो इसको कंबाइन करके मैंने ऐसे लिख दिया है, राइट? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड आई विल पुट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ना। अब मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालूंगा, तो आई एम रिमूविंग दिस साइन and now I will put a constant of proportionality. ये है constant of proportionality. See, और बाकी चीजें सेम रहेंगी, ये R0 भी रहेगा, and T minus 0 को हम लोग T लिख सकते हैं, या एक्चुअली में ये क्या है? It's a change in temperature, right? Yes. तो change in temperature को मैं डेल्टा T लिख देता हूँ, डेल्टा T। ये देखो डेल्टा T का मतलब change in temperature, ठीक है। और ये अल्फा लिखा है मैंने, ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं लिखा है, अल्फा लिखा है। सो आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड कांस्टेंट आई पुट एज अल्फा। ये देखो क्लियर? सो ये एक फॉर्मूला बन रही है। सी व्हाट इज द फॉर्मूला कमिंग? इसमें मैं अल्फा को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, वी विल डिस्कस व्हाट इज अल्फा, बट अल्फा को डिस्कस करने से पहले सी द फॉर्मूला दैट वी आर गेटिंग, RT माइनस R0, that is change in resistance, is equal to alpha times R0 delta T. तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगी चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। आपको रेजिस्टेंस में चेंजेस कितना हुआ वो चाहिए, तो उसमें ये हेल्प करेगी। डोंट वरी, हम लोग अल्फा को अभी डिस्कस करेंगे, बट लीविंग अल्फा बाकी टर्म्स तो आपको क्लियर है आई थिंक। ओके, तो चलो अभी अल्फा को डिस्कस करते हैं। अल्फा का नाम बताने से पहले, अल्फा हैज अ पर्टिकुलर नेम ऑल्सो, उसका नाम बताने से पहले आई विल मेक अ फॉर्मूला ऑफ अल्फा। चल अल्फा की एक फॉर्मूला बना लेते हैं। इफ यू डेवलप अ फॉर्मूला ऑफ अल्फा, यहां से अल्फा की फॉर्मूला बनाओ, तो देखो क्या आ रही है। इट विल बी RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा T। स्टूडेंट ये देखो ये फॉर्मूला आने वाली है आपकी,
देख लो, just have a look. This formula is going to come, right? है ना? तो ये अल्फा को कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत अल्फा के बारे में बता रहा हूँ। लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट अल्फा, ठीक है, ठीक है। इसका नेम बताने से पहले, मैं नेम बताऊंगा, उससे पहले मैं हम लोग थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं अल्फा का। एक बार बताओ, ये फॉर्मूला तो आपके सामने है, इट इज वेरी क्लियर टू यू। इसमें जो डिनोमिनेटर है, सी द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में आपको दो चीजें दिख रही है, एक है आर नॉट और दूसरा है डेल्टा टी, राइट? ये दो चीजें हैं। देखो, सपोज ये जो आर नॉट है ना, आर नॉट सपोज 1 ओम है, मतलब इसका मतलब है कि हमने इनिशियली जो वायर लिया ना, वो ऐसा वायर लिया है कि जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। Initially the wire that we took, it is having a resistance of 1 ohm, वो हम लोग ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। that initially हमने 1 ohm का वायर लिया। और ये डेल्टा टी क्या है? इट्स अ राइज इन टेम्परेचर, राइट? सो राइज इन टेम्परेचर भी हम लोग कर सकते हैं ना। लेट्स से वी राइज द टेम्परेचर बाय ओनली 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इज ऑल्सो 1, इनिशियल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 1। थोड़ा सोच के देखो, ये जो दोनों चीजें ना, वो आप 1 सेट कर सकते हो। इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर अस टू सेट इट 1। तो देखो, अगर ये डेल्टा टी भी 1 है और R0 भी 1 है, मतलब इस इक्वेशन जो है, इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया ना, द डिनोमिनेटर बिकम 1। सो इफ डिनोमिनेटर बिकम 1 ओवर हियर, हाउ मच अल्फा विल बी इक्वल टू? अल्फा विल RT minus R0। RT minus R0। चलो, वेरी गुड, सिंपल तो है ना? तो इसका मतलब क्या पता है? इससे देखो, आपको अल्फा की मीनिंग समझ में आएगी। Using this, we can understand that what is exactly alpha. I can say that alpha is equal to change in resistance for unit original resistance. मतलब original resistance जब 1 ohm है, okay, और temperature changes by 1 degree Celsius, तब जो change in resistance होती है वो अल्फा है, ठीक है। देखो, मैं और सिंपल कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कॉमन मैन लैंग्वेज में, ध्यान से सुनना। अल्फा का क्या होता है? अल्फा एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो चेंज इन रेजिस्टेंस जो हर 1 ओम के ऊपर मिलता है। मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस में जितना चेंज मिलता है 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर, 1 ओम वायर को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर जो उसमें चेंज मिलता है, द चेंज विच इज पर डिग्री सेल्सियस एंड फॉर पर ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस पे 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर जो चेंज मिलता है ना, वो अल्फा है, ठीक है। अल्फा इज अल्टीमेटली अ कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट होता है। अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर डिफरेंट मटेरियल्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट, ठीक। अगर अल्फा अभी भी आपको क्लियर नहीं है, सपोज यू आर स्टिल हैविंग समवॉट डाउट दैट सर अल्फा अभी भी क्लियर नहीं है उतना, सो मैं अपने को जो मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था, याद है ये 10 ओम वाला, 10 ओम एंड 30 ओम, इसी एग्जांपल से हम लोग अल्फा भी समझ सकते हैं। सी दिस, इस एग्जांपल से मैं अल्फा समझा देता हूँ। देखो, आपने ये 1 मीटर की जो वायर ली थी, इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम्स, है ना? वायर ऑफ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम, दिमाग में रखो इसको। हाँ, ओके। अब आपने सपोज इसको 1 डिग्री सेल्सियस हीट किया। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस को आगे बढ़ाया, 1 डिग्री बढ़ाया, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, सपोज वो 10 ओम से बढ़ के 11 ओम हो गया। Resistance become 11 ohms. That means it changed by 1 ohm. So can I say 1 ohm is a change in resistance for heating of 1 degree Celsius? That's okay. But ये जो 1 ohm है ना, change is 1 ohm. ये 1 ohm change जो है वो 10 ohms में आया है। 10 ohm resistance changed by 1 ohm. तो आपको कोई बता सकता है कि 10 ohm में मुझे ये change मिला है? It's a change which is in 10 ohms. So how much will be the change in every 1 ohm? 1 ohm कितना चेंज होगा? 0.1 या 10 ओम्स में आपको 1 ओम का इंक्रीमेंट मिला है ना, 10 ओम्स के लिए आपको 1 ओम का इंक्रीमेंट मिला है। तो 10 ओम की जगह अगर मैं 1 ओम ले लूं, 1 ओम में मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलेगा? 0.1 ओम ना?
Yes. यस तो अल्फा जो है ना अल्फा 0.1 आएगा, इस वायर का अल्फा 0.1 है। अल्फा इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर एवरी रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ठीक है ठीक है। ये हाँ फिजिक्स के जो सारे वो ना ऐसे डेफिनेशंस वगैरह जब आते हैं ना, ऐसा आपके फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स में ऐसा बार बार आता रहेगा, ऐसी चीजें हर एक के पीछे लॉजिक सेम ही होता है। आपको ये याद है जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो हमने ऐसे डिफाइन किया कि चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल रेजिस्टेंस आल्सो 1 ओम, उसमें जो चेंज आएगा दैट इज अल्फा। So alpha is equal to change in resistance for every initial resistance of 1 ohm for per degree Celsius. अल्फा का मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको स्टूडेंट, लेकिन मैं पहले अल्फा का नेम बता देता हूँ। अल्फा को कहा जाता है, इट्स नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज नेम ऑफ अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नेम है इसका, इतना कोई मैं बोलते भी नहीं हम लोग, इतना डिटेल में कौन बोलेगा। हम लोग इन शॉर्ट इसको टीसी बोलते हैं कभी कभी, टीसी। टीसी सुना होगा ना, टीसी ट्रेन में था टीसी, लेकिन यहाँ पे टीसी क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा चलो अभी टीसी की बात निकली है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ। यूजुअली जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं काफी कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में मतलब उतना एक्स्ट्रा बताने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। चलो अभी टीसी की बात निकली है तो चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। टीसी आपने सुना है जो रेलवेज में होते हैं उनको भी टीसी बोलते हैं। एनीबॉडी नोज द फुल फॉर्म ऑफ टीसी? टिकट कंडक्टर। अच्छा, किसी ने बोला टिकट कंडक्टर, कंडक्टर और किसी ने बोला टिकट चेकर। हाँ, एक ने बोला टिकट कंडक्टर, एक ने बोला टिकट चेकर। हाँ, बाकी लोग भी बोलो, अपना कंट्रीब्यूशन दो कुछ। टिकट कंडक्टर, टिकट कलेक्टर, टिकट कंडक्टर। एक ने बोला टिकट कंडक्टर, जैसे बस में होता है बस कंडक्टर। अच्छा, टिकट कंडक्टर। और दूसरे ने बोला टिकट चेकर। हाँ, और किसी के पास कोई और ऑप्शन है क्या? ये दोनों ही है? टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर। अच्छा, कलेक्टर क्या आ गया? चलो भाई, तीन ऑप्शंस आ गए। somebody is saying ticket checker, somebody is saying ticket collector, and somebody is saying ticket conductor. Nice, at least good attempt. अब मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर इन तीनों में से एक है, राइट आंसर है टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट नहीं है, मैं इसमें आगे और बता सकता हूँ। टिकट कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा, हाँ ये आपको चाहिए तो आप रेलवे स्टेशन पे जाओ और टीसी की जो ऑफिस होती है उसके बाहर नेम प्लेट लगा होता है, पढ़ो उसमें टिकट कलेक्टर लिखा होता है। सो द नेम इज टिकट। हाँ, अब लेकिन आप थोड़ा डिटेल में सोचोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा कि उसको टिकट कलेक्टर क्यों बोलते हैं। वो टिकट तो कलेक्ट करता नहीं है, वो टिकट ले लेता है क्या आपसे, जमा कर लेता है? नहीं, वो तो टिकट चेक करता है। लिसन लिसन, आई विल एक्सप्लेन। वो तो टिकट चेक करता है ना, तो टिकट चेकर ज्यादा आना चाहिए, टिकट कलेक्टर नाम क्यों रखा है? उसके पीछे लॉजिक है। आज जो इंडियन रेलवेज है, आज से 50 साल पहले इंडियन रेलवेज ऐसा नहीं था। आज से 50 साल पहले बहुत ही कम लोग ट्रैवल करते थे, पॉपुलेशन भी इंडिया का काफी कम था, ट्रेनों में तो बहुत कम लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो जब ट्रेन किसी स्टेशन पे आती थी तो बहुत ही कम लोग बाहर निकलते थे, तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, ठीक है। आज आप लोकल ट्रेन जब देखते हो, यू नो व्हाट हैपेंस इन द लोकल ट्रेन, इतना रश होता है। 50 साल पहले ऐसा नहीं था। तो जब बहुत ही कम लोग स्टेशन पे उतरते थे, तो जो लोग स्टेशन पे बाहर आते थे ना, स्टेशन से आप बाहर जा रहे हो सपोज, तो एग्जिट गेट पर टीसी खड़े होते थे, एग्जिट गेट पर। तो वो टीसी क्या करते थे, आपसे आपकी टिकट ले लेते थे। दे वर कलेक्टिंग द टिकट्स फ्रॉम यू। वो टिकट ले लेते थे, इसलिए उनका नाम था टिकट कलेक्टर। अब टिकट ले क्यों लेते हैं? टिकट लेने के बाद वापस वो जाके टिकट प्लेटफॉर्म पे, मतलब टिकट खिड़की पे जाके ऑफिस में देख के आते थे, और फिर से वो टिकट रीयूज होती थी, ठीक है। फिर से वो टिकट रीयूज होती थी। तो वो टिकट ले लेते थे, इसलिए उनका नाम है टिकट कलेक्टर। जिनके पास नहीं होता था टिकट देने के लिए, वो उनको फाइन मारते थे, जैसे आज होता है।
बट उस टाइम पे टिकट कलेक्टर होते थे, ले लेते थे टिकट। ठीक है, तो नॉलेज होना चाहिए आपको। क्लियर? यस अभी ये सिस्टम बंद हो चुका है, अभी इतनी पॉपुलेशन है और निकलने के इतने रास्ते होते हैं स्टेशन से। पुराने टाइम में खाली एक ही रास्ता होता था स्टेशन से निकलने के लिए। एंड यू वोंट बिलीव, आप शायद यकीन भी नहीं करेंगे, मैं भी उस टाइम पे नहीं था, आई एम नॉट दैट ओल्ड, 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरे फादर या ग्रैंडफादर्स बताते हैं ये सब चीजें। वो लोग ये भी बताते थे, फादर ग्रैंडफादर से पूछा है मैंने, वो लोग बताते हैं कि उस टाइम पे 50 साल पहले इवन दो एजुकेशन इतना ज्यादा नहीं था, बहुत सारे लोग इलिटरेट होते थे, अनपढ़ होते थे बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी पता है उस टाइम पे 50 साल पहले लोग ट्रेन की पटरी क्रॉस नहीं करते थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि स्टेशन मास्टर टिकट से बचने के लिए पटरी क्रॉस करके निकल जाए, नहीं, नोबडी यूज्ड टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। और आज देखो इतनी एजुकेशन है, इतना पढ़ाई, एमबीए कर लेते हैं लोग, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन फिर भी पटरी क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो वी आर नॉट दैट मच मॉडर्नाइज जितना 50 साल पहले लोग मॉडर्न थे, रियली। ओके, मतलब फादर वगैरह यही बताते हैं। और कभी कभी तो मेरे को ये भी पता चलता है कि 50 साल पहले जो लोग थे ना, 50 years बैक इफ यू गो, तो वो लोग रास्ते पे कचरा भी नहीं फेंकते थे। नोबडी यूज्ड टू लिटर ऑन द रोड। आज हम कचरा फेंकते हैं। तो यू जस्ट थिंक हु इज मोर मॉडर्न। ठीक है, तो हु इज मोर सिविलाइज्ड। तो ठीक है, तो एजुकेशन जो है सिर्फ आपको अच्छा बना, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है तब कोई अच्छा आदमी बनता है। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन लेना इट्स नॉट गुड, यू शुड हैव अ क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी चीजें भी सीखो साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, ऐसे कभी कभी एक्स्ट्रा बताना चाहिए ना, कि नहीं बताऊंगी, सिर्फ फिजिक्स को ही पढ़ना है। यस बताओ Yes, बताओ sir. सर बताओ। Okay. नहीं, when I meet in a classroom मैं काफी बताता हूँ, but right now it will be difficult. ठीक है स्टूडेंट, जो अभी लिखा हुआ है वो नोट कर लो एक बार पहले, whatever is written you note it down. डन डन सर डन सर। Done, sir. डन सर ओके कंप्लीटेड ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अल्फा जो है ना, एक चीज और लिख दो, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसे लिख दो, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, चलो कुछ और भी मैं बता देता हूं। देखो आपको याद है दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, द मटेरियल इन विच रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड देयर आर मटेरियल इन विच रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। दोनों मटेरियल्स के लिए ये फॉर्मूला चलती है। खाली फर्क क्या होता है, जो मटेरियल में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर, इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, उनके लिए जो ये अल्फा है ना वो पॉजिटिव आता है। अल्फा इज पॉजिटिव for those materials, alpha is positive for those material in which resistance increases with temperature increase. रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ, अगर ऐसा मटेरियल है तो ऐसे मटेरियल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव आता है। ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर देखो इसका, न्यूमरेटर कम्स पॉजिटिव, बट यू नो दैट देयर आर सम मटेरियल्स इन व्हिच रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो ऐसे मटेरियल है ना जिसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ऐसे मटेरियल्स का जो अल्फा है ना वो नेगेटिव में आता है, अल्फा कम्स नेगेटिव। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर ना, अल्फा कम्स नेगेटिव। वो यहां से आप समझ सकते हो। देखो ये जो न्यूमरेटर है ना वो नेगेटिव में आएगा, न्यूमरेटर विल कम नेगेटिव, दैट्स व्हाई अल्फा विल कम नेगेटिव। So alpha is negative for bad conductors and semiconductors, and alpha is positive for good conductors. ठीक है, चलो अल्फा के बारे में एक चीज और लास्ट बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करो, यू आर हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ अल्फा, राइट? अल्फा की फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें से आप अल्फा का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। कैन यू कैलकुलेट द यूनिट टू मेजर अल्फा? The unit of alpha. ओम पर सेकंड Per second. अच्छा, तो आपके हिसाब से जो ये डेल्टा टी है वो टी टाइम है, शायद टाइम की वजह से आप सेकंड बोल रहे हो। डिग्री सेल्सियस। ओम
per degree Celsius. Yes. थी ओम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आई थिंक न्यूमरेटर में रेजिस्टेंस है इसके लिए। Yes. आपके न्यूमरेटर में रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई ओम। क्या डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस नहीं है? 1 by degree Celsius. Per degree Celsius. 1 by डिनोमिनेटर में भी degree 1 by Celsius. रेजिस्टेंस है ना, तो ओम ओम कट हो जाएगा, ओम विल गेट कैंसिल। सिर्फ ये 1 upon डिग्री सेल्सियस है। It's Per 1 degree upon degree Celsius. Celsius. Per degree Celsius. It is known as per degree Celsius. Yes. ये 10th स्टैंडर्ड में था क्या स्टूडेंट? No, no. तो अभी आपने कुछ ने पर डिग्री सेल्सियस बोला, आपको पता था ये ऑलरेडी? नहीं, फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग दिस? R cancel. ओके, तो यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस, इट्स अ यूनिट ऑफ अल्फा। और एक छोटी सी पॉइंट और बता देता हूं, सी अल्फा आप कोई भी मटेरियल का कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द अल्फा फॉर गुड मटेरियल, गुड कंडक्टर्स, अल्फा फॉर बैड कंडक्टर आल्सो एग्जिस्ट। लेकिन अल्फा कोई भी मटेरियल का कैलकुलेट करो, अल्फा बहुत स्मॉल होता है, अल्फा इज नॉट टू बिग। एक सेकंड, नो डोंट राइट दिस स्टेटमेंट, अभी मत लिखो, सिर्फ आप यूनिट लिख के छोड़ दो, इट्स ओके। ये अल्फा की वैल्यू कम होती है कि ज्यादा, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो अलग टॉपिक है उसके ऊपर। सिर्फ इतना लिख लो दैट यूनिट इज 1 upon degree Celsius। क्लियर विथ अल्फा? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। See now the first formula that you make in this topic, first formula जो बनाई थी वो ये थी, RT minus R0 is equal to alpha R0 delta T। This formula you are having। मैं अभी आपको कुछ स्टेप्स डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप वो फॉलो करो। ये फॉर्मूला फिर से लिखो स्टूडेंट, राइट डाउन दिस फॉर्मूला अगेन, RT minus R0, write down in your notebook, RT minus R0 is equal to alpha R0 delta T। ये फॉर्मूला लिखो। अब इसमें लिखने के बाद what you do, see the left hand side of this formula। लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये माइनस R0 है ना, माइनस R0 को आप दूसरे तरफ शिफ्ट करो, शिफ्ट द माइनस R0 ऑन द अदर साइड। करो इतना प्लीज। यहाँ पे माइनस R0 है ना, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो। किया? Yes. Yes. नाउ ऑन द राइट हैंड साइड पे देखो R0 कॉमन है, Yes. R0 will be common on the right hand side। तो RHS में right hand side से R0 common ले लो। So ultimately you will get a formula of RT। RT का formula बनेगा ना, you will get the formula for RT। RT. The formula will be RT is equal to R0 in the bracket 1 plus alpha delta T। देखो ऐसा आ रहा है स्टूडेंट? Yes. 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 So this is a formula that you must be getting। Yes. हाँ, तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होती है? इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फाइनल रेजिस्टेंस। RT इज अ फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस अगर आपको न्यूमेरिकल कर रहे हो, उसमें फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। अगर फाइनल रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, आपको खाली चेंज फाइंड करना है कि चेंज कितना हुआ, चेंज के लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा जो पहला वाला है, दिस वन, इट इज फॉर चेंज। ठीक है? So this all we completed। This is called temperature dependence of resistance। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, we will do some numericals। एक बार ये resistance part टॉपिक खत्म हो जाए, then we have to do the numericals only on resistance। ठीक है? लेकिन पहले मुझे थोड़ा थियरी फिनिश करना है आज। ठीक है, चलिए आई एम गोइंग अहेड टुडे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज काफी कलरफुल टॉपिक है, नेक्स्ट बहुत ही रंगीन टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोड। इट्स वेरी कलरफुल टॉपिक, कलर कोड। देखो कलर कोड क्या आता है वो समझा देता हूँ। देखो आपके घरों में जो भी अप्लायंसेस वगैरह यूज होते हैं, अप्लायंसेस, मशीन्स, जो भी चीजें घर में होती है या फैक्ट्रीज में होती हैं, मशीन्स में सर्किट्स होते हैं। देयर आर सर्किट बोर्ड्स इनसाइड द मशीन। ठीक है, आप टीवी को ओपन करोगे, टीवी के पीछे भी सर्किट मिलता है पूरा। तो सर्किट आपने देखा है पक्का। सर्किट में ना कभी कभी सर्किट्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत पड़ती है, मतलब वी कनेक्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट्स। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस होती है ना वो मार्केट में अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, मार्केट्स में रेजिस्टेंस आर अवेलेबल।
ओके मार्केट में अगर आप जाओगे ना तो बहुत छोटी रेजिस्टेंस 0.01 ओम, ये काफी छोटी रेजिस्टेंस हो गई 0.01 ओम, ठीक है। इट इज 100th पार्ट ऑफ द 1 ओम, 1 ओम का 100 टाइम्स पार्ट है ये। इतनी छोटी रेजिस्टेंस से लेकर 1 मिलियन ओम्स, 1 मिलियन ओम मतलब 10 लाख ओम्स, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस अवेलेबल होती है मार्केट में, सो मच वेराइटीज है, ठीक है। अभी जो रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल होती है ना सर्किट्स में लगाने के लिए जो काम आती है, ये जो रेजिस्टेंस होती है ना दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से यूजुअली बनी होती है, मतलब कार्बन का पाउडर होता है उससे बनती है, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज कार्बन रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस को जो मार्केट में अवेलेबल है उनको कार्बन रेजिस्टर्स भी बोलते हैं, दे आर मेड विथ कार्बन, ठीक है। सो देखो अब रेजिस्टेंस होती कितनी है, साइज में कितनी होती है, आई एम टेलिंग यू साइज नाउ। साइज में बहुत छोटी होती है रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर बहुत बड़ी होगी साइज में तो सर्किट भी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा सर्किट होगा तो आपका डिवाइस, आपका मशीन भी बड़ा हो जाएगा। वी डोंट वांट बिग मशीन्स, वो कैरी करने में इजी नहीं होगी, फिर बड़ा टीवी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा छोटा हो साइज में तो अच्छा रहता है, ठीक है। बड़ा मतलब डिस्प्ले बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट सर्किट तो छोटा होना चाहिए ना उसका। तो हम लोग यूजुअली वी वांट स्मॉल, राइट। तो इसके लिए पता है जो रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल है वो कितनी साइज के लिए पता है, उनका साइज होता है राइस के ग्रेन के जितना, एक राइस के ग्रेन, चावल के दाने के जैसा होता है, छोटा सा ये, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ऐसा इसमें से ऐसे 2 वायर्स बाहर आती है, 2 वायर्स कम्स आउट लाइक दिस, ये देखो ऐसा होता है कुछ, यहाँ से 2 वायर्स आ रही है, ठीक है। तो ये वो चीज है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर, इसको बोलते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर वो चीज है जो रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस तो चलो मैंने कार्बन से बना लिया इसको, वी मेड विथ अ कार्बन, लेकिन इसके ऊपर लिखना पड़ेगा ना कि इसकी वैल्यू कितनी है, वी हैव टू राइट डाउन इट्स वैल्यू। ये 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है कि 1 मेगा ओम की, 1 मिलियन ओम्स की रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू, ठीक है। वैल्यू इसके ऊपर लिखनी पड़ेगी ना, लेकिन वैल्यू लिखी नहीं जाती है, वी नेवर राइट डाउन द वैल्यू, वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं। वैल्यू नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितनी रेजिस्टेंस है, उसके लिए क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसके ऊपर 4 कलर्स लगाए जाते हैं, 4 डिफरेंट कलर्स आर पेंटेड लाइक दिस। ये देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे देखो, सी केयरफुली। अब ये मैंने चारों रेड कलर से बना दिए, लेकिन एक्चुअली में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। देयर आर 4 रिंग्स, अल्टीमेटली 4 रिंग्स आर मेड, 4 रिंग्स बनाई जाती है ऐसे लाइक दिस। और ये 4 रिंग्स जो है ना, उनको देखकर, उन 4 रिंग्स को देखकर, 4 कलर्स की रिंग होती है, उनको देखकर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब लुकिंग एट दीज रिंग्स, दीज आर द कलर्ड रिंग्स। तो कलर रिंग्स ये कोडेड फॉर्म है, इट्स अ कोड लैंग्वेज, रिंग्स को देख के हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं कलर कोड। मैं आपको बताऊंगा रिंग्स देख के, रिंग्स देखकर हम लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बट पहले थोड़ा समझ लो। 4 रिंग्स होती हैं इसके ऊपर, ओके, 4 कलर्स होते हैं इसके ऊपर। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इस तरीके से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कलर कोड, ठीक है। तो कलर कोड के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन अ रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, ठीक है, उसको कलर कोड कहते हैं, ठीक है, क्लियर? हाँ, दैट इज कॉल्ड कलर कोड, ठीक है, ओके। Please repeat, sir. अच्छा आप लिख रहे हो क्या? नहीं, Yes. ठीक है, लिख लो, मैं बता रहा हूं। कलर कोड इज अ मेथड ऑफ राइटिंग, color code is a method of writing the resistance value, on the resistor, resistance value on the resistor,
समझ में आ रहा है? देखो ये जो चीज है ना, जो ये डिवाइस है छोटा सा, इसको रेजिस्टर बोलते हैं, है ना? ऑन द रेजिस्टर in the form of different colors, in the form of different colors. Clear? ठीक है, अब मैं आपको ये सिखा देता हूँ स्टूडेंट कि ये कलर्स देख के हम लोग कैसे पहचान लेते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस है। मतलब आज हम लोग कलर कोड सीखेंगे, हाउ टू डिकोड द कलर्स। कलर्स को देख के आप रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। हाँ, सबसे पहले ये देखो, थोड़ा मैंने बड़ा डायग्राम बनाया, थिंक ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मैंने बताया था 4 कलर की रिंग्स होती है, 4 रिंग्स आर मेड ऑन दिस, है ना? ये देखो सब ये 4 कलर्स की रिंग्स है। दिस इज फर्स्ट रिंग, उसके बाद है सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग, है ना? 4 रिंग्स है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग है, ठीक है, उनका कुछ खास नेम नहीं है, दे डोंट हैव एनी मच नेम। फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग इनको बोलते हैं। थर्ड रिंग को एक नाम दिया जाता है, थर्ड रिंग को बोला जाता है मल्टीप्लायर, इट्स नोन एज मल्टीप्लायर, ओके। और जो फोर्थ रिंग है ना, फोर्थ रिंग को कहा जाता है टॉलरेंस। मीनिंग आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोलते हैं, पहले नोट कर लेने का। थर्ड रिंग इज नोन एज मल्टीप्लायर, फोर्थ रिंग इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड के कुछ ऐसे खास नेम नहीं है, दे डोंट हैव एनी स्पेशल नेम, लेकिन आप एक नेम दे सकते हो। जो सबसे पहली रिंग है ना, फर्स्ट रिंग, उसको बोला जाएगा फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट रिंग को कहा जाता है फर्स्ट डिजिट, और सेकंड रिंग को बोल सकते हो सेकंड डिजिट। फर्स्ट रिंग फर्स्ट डिजिट, सेकंड रिंग सेकंड डिजिट, थर्ड रिंग मल्टीप्लायर, फोर्थ रिंग टॉलरेंस। ये अभी ऐसे नेम्स क्यों दिए गए हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है? पहले लिख लिया, ओके। अब मैं कलर कोड स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, आप लोग ने ये फिजिक्स का टेक्स्ट बुक बाय किया है क्या? नो सर, पीडीएफ। No sir, क्योंकि PDF. इस साल न्यू टेक्स्ट बुक आ रहा है सर नहीं, लास्ट ईयर न्यू टेक्स्ट बुक आया था। दिस ईयर न्यू टेक्स्ट बुक नहीं आया, लास्ट ईयर आया था। तो आई थिंक अवेलेबल तो होगा बुक शॉप्स पे, लेकिन शायद लॉकडाउन की वजह से यू माइट नॉट परचेस इट, ठीक है? नहीं है ना किसी के पास टेक्स्ट बुक? नो है। सर। Sir, rings कौन से कलर है के सर, है सर। है, कुछ स्टूडेंट के पास है, पीडीएफ है। क्वेश्चन भी निकले हैं ना Yes, सर इसमें से। पीडीएफ है नहीं, हार्ड कॉपी है किसी के पास? नो Yes. No, no. Yes. Yes. आई थिंक कुछ स्टूडेंट के पास है, ठीक है? Yes. हाँ, जब मैं बाद में बोलूंगा तब आप ओपन करना, फिलहाल नीड नहीं है। आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम टू ओपन, ठीक है? सी स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कलर कोड अगर आपको समझना है दैट कलर कोड कैसे काम करता है, ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल होती है। ये टेबल ध्यान से देखो, ठीक है? दिस इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। इन दिस टेबल आई विल ड्रॉ 5 कॉलम्स, ऐसे 5 वर्टिकल कॉलम्स में बनाऊंगा। यू डोंट ड्रॉ, आपको कुछ ड्रॉ करने की नीड नहीं है, पहले आप देख लो अच्छे से। 5 नहीं, सॉरी, 4 से भी काम हो जाएगा, एक्चुअली 4 भी चलेगा, 4 और 5 दोनों ले सकते हैं, पर 4 से भी काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो 4 मैंने कॉलम्स बना दिए। सपोज सबसे पहला जो कॉलम है ना, उसमें लिखा होता है कलर, पहला कॉलम है कलर, ठीक है? ठीक है, आप फिलहाल ड्रॉ मत करो, यू जस्ट हैव अ लुक, ठीक है? फर्स्ट कॉलम में लिखा है कलर। इन द सेकंड कॉलम इट इज रिटन फर्स्ट एंड सेकंड रिंग, फर्स्ट एंड सेकंड रिंग। उसके बाद वाले कॉलम में लिखा है थर्ड रिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लायर ना, थर्ड रिंग या मल्टीप्लायर। और आखिरी कॉलम में लिखा है Multiplier. फोर्थ रिंग, फोर्थ रिंग, या उसका दूसरा नाम है टॉलरेंस। Tolerance. थर्ड और फोर्थ के पर्टिकुलरली नेम रखे गए हैं, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। तो फर्स्ट एंड सेकंड रिंग एक ही कॉलम में आएगा, थर्ड रिंग विल बी इन द सेपरेट कॉलम, फोर्थ रिंग विल बी इन द सेपरेट कॉलम, और एक कॉलम होगा कलर का, ऐसा आएगा, ठीक है? ठीक है,
अब भले बाद में ड्रॉ करो, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी, पहले आपका थोड़ा दिमाग में डालो इसको, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब पहला कॉलम क्या है, कलर का है, ठीक है। तो इसमें मैं कलर्स लिखने वाला हूँ। देखो सबसे पहला कलर, चलो मेरा जो फेवरेट है लिख देते हैं, ब्लैक। ऐसा नहीं है, अपनी चॉइस का नहीं है, ऐसे ही है, मैंने ऐसे ही बोला। पहला कलर है ब्लैक, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ब्राउन, ठीक है। उसके बाद मुझे रेड पसंद है, चलो रेड लिख देते हैं। फिर मुझे ऑरेंज अच्छा लगता है, आई विल राइट डाउन ऑरेंज। नहीं एक्चुअली क्या आता है, हमारी चॉइस नहीं है, एक्चुअली मेरी भी चॉइस नहीं है, ये ऐसे ही है, मैं खाली ऐसे मजाक कर रहा हूँ। येलो। हाँ Yes. येलो ले लेते हैं। तो देखो ब्लू कलर्स अभी तक कौन से आ गए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ग्रीन। उसके बाद अच्छा ग्रीन बोल रही है एक मैडम, तो चलो ग्रीन। Blue. ब्लू। उसके बाद ब्लू ले लेते हैं, White. चलो। वायलेट। White. वायलेट। White. ये आपने वायलेट। देखा है क्या पहले कभी? White. वायलेट। हाँ उसके बाद आएगा वायलेट। वायलेट, Gray. उसके बाद ग्रे। ग्रे। अच्छा टेक्स्ट बुक ओपन किया है क्या? टेक्स्ट बुक ओपन किया है? तो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, मुझे बताओ सोर्स क्या है, कैसे आंसर दे रहे हो? PDF. अच्छा पीडीएफ ओपन किया है, क्या नाम है आपका? Sharon. हाँ शेरॉन इज यूजिंग द पीडीएफ, नॉट बैड, बट मत देखो चलेगा, डोंट सी, यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, दो चीजों पे आप एक साथ ध्यान दोगे ना, लेक्चर में भी एंड पीडीएफ पे भी, तो कंफ्यूजन होगा। तो इससे अच्छा बेटर यू फोकस ओनली ऑन वन थिंग। सारे कलर्स आपके आने वाले, जो भी आपकी चॉइस का कलर है सब आ जाएगा, ठीक है। देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद मैंने लिखा है ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, उसके बाद मैं लिखूंगा व्हाइट। अब व्हाइट आ रहा है, ठीक। उसके बाद कुछ और स्पेशल कलर्स, गोल्ड, Golden color. गोल्डन Silver. कलर, उसके बाद सिल्वर भी ले लेते हैं। और बाद में मैं एक सबसे यूनिक कलर लूंगा अभी, वो यूनिक कलर है नो कलर। Mercury. नहीं वो यूनिक कलर है नो कलर, लास्ट में है नो कलर। नो कलर भी एक कलर है। ये देखो स्टूडेंट, ये लिस्ट दिख रही है आपको? अब ये लिस्ट कैसे याद करनी है मैं आपको तरीका बता दूंगा, आई विल टेल यू द वे हाउ टू रिमेम्बर दिस एंटायर लिस्ट, डोंट वरी। बट आई थिंक लिस्ट विजिबल है सबको, कलर्स दिख रहे हैं, एक एक पढ़ने पे आ रहा है। यस Yes. चलो Yes. इसको आप बाद में नोट डाउन करो, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू नोट डाउन, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, बाद में हम नोट डाउन करो। अब देखो इसके बाद मैंने ऊपर लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड रिंग, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करना है, ब्लैक के सामने एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ब्लैक मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, ब्लैक 0 लिखेंगे, ब्राउन के लिए लिखेंगे 1, और उसके बाद सो ऑन चलते जाओ, रेड के लिए लिखेंगे 2, 2 ऑरेंज के लिए 3, देन 4 फॉर येलो, 5, देन 6, आराम से लिखते जाओ, 7, 8, 9। जब आप 9 लिखोगे ना, 9 व्हाइट के सामने आ रहा है, देखो बस 9 के आगे नहीं जाना है, 2 डिजिट में नहीं जाना है, सिर्फ 9 तक ही ठीक है। तो 0 to 9, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट कॉलम हो गया 0 to 9 तक। अब आता है उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है, थर्ड रिंग वाला कॉलम। थर्ड रिंग मतलब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ये क्या है, देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपने देखो 0 लिखा है, तो नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे 10 पावर 0, 10 रेज टू 0। इधर 1 लिखा है, इधर लिखोगे 10 रेज टू 1, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में 10 रेज टू 2, और इसी तरीके से चलते जाओ। जहाँ पे 6 लिखा है यहाँ पर आएगा 10 रेज टू 6, 10 रेज टू 7 आएगा, 10 रेज टू 8 आएगा 8 के सामने, और 9 के सामने क्या आएगा, 10 रेज टू 9, राइट, 10 रेज टू 9 आने वाला है। अब इसके बाद देखो मैंने आपको बोला था 9 के आगे नहीं जाना है, इस फर्स्ट कॉलम में आप 9 के आगे नहीं गए थे, ये देखो, ठीक है। लेकिन सेकेंड कॉलम में 9 के आगे जाना है। सेकेंड कॉलम में आपने लिखा है अभी 10 रेज टू 9, 10 रेज टू 9 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 10 रेज टू -1, और उसके बाद जो आएगा 10 रेज टू -2 आएगा, 9, उसके बाद आएगा 10 रेज टू -1 एंड 10 रेज टू -2, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? 10 रेज टू 9 के बाद देखो लो अच्छे से, एक बार देख लो, जस्ट नो नीड टू नोट डाउन मत करो, देख लो एक बार। ठीक है,
एक बार ये हो गया, अभी चौथा और लास्ट कॉलम जो है उस पे जाते हैं, विच इज टॉलरेंस। टॉलरेंस, टॉलरेंस में क्या करना है, देखो आपने याद करो, आपका जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, उसमें आपने 9 तक नंबर्स लिखे थे, अप टू 9। आपने गोल्ड, सिल्वर और नो कलर को यूज ही नहीं किया था, सिर्फ 9 तक हम लोग गए थे, मतलब व्हाइट तक गए थे, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर को यूज ही नहीं किया। देखो ये, इसका मतलब होता है कि गोल्ड, सिल्वर और जो नो कलर है, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, वो कभी भी फर्स्ट और सेकेंड रिंग में नहीं आ सकते। गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर कैन नॉट कम इन द फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग। तो यही जो है ना 3 कलर्स जो फर्स्ट और सेकेंड रिंग में नहीं आते हैं, यही 3 कलर्स फोर्थ रिंग में आते हैं। फोर्थ रिंग में ये 3 कलर्स ही आएंगे खाली, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड के सामने देखो, गोल्ड के सामने हम लोग लिखेंगे, गोल्ड के सामने यहाँ पे इट विल बी ±5%। मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। गोल्ड के सामने है ±5%। इन फ्रंट ऑफ सिल्वर वी विल हैव अ ±10%। और इन केस ऑफ नो कलर, नो कलर के सामने ±20%। ये टेबल है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू। टेबल याद करने से पहले, बिफोर यू रिमेंबर दिस टेबल, ये कलर्स याद करना जरूरी है। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है कलर्स को, इन द सेम ऑर्डर वी हैव टू राइट डाउन ना। तो इसको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ स्टूडेंट, कलर्स को याद करने का एक मेथड है। मेथड देखो ध्यान से क्या है, यू हैव टू रिमेंबर वन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस याद करना होगा। सेंटेंस ऐसा है, बी रॉय, बीबी रॉय किसी आदमी का नाम लग रहा है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को मैंने जीबी लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, ये भी थोड़ा फनी है एंड डोंट माइंड, बट आगे मैं थोड़ा फनी आएगा अभी। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ओके। और उसके टेक्स्ट बुक ने भी इतना लिखा है, टेक्स्ट बुक में भी ये सब गिवन है, लेकिन मैं इसके आगे भी बना सकता हूं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड शी वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस, एंड शी वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। अब देखो ये पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड शी वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। याद करना तो इजी है, इसको तो याद कर सकते हैं। इसमें देखो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, सी द वर्ड्स व्हिच आई हैव अंडरलाइंड। ध्यान से, मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, उनको आप भी अंडरलाइन करना। यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन, है ना। तो ये जो अंडरलाइन टर्म्स है ना, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका ये पूरे कलर्स याद हो जाएंगे। देखो ये बीबी रॉय, बी मतलब ब्लैक, बी मींस ब्लैक। नेक्स्ट जो बी है इट मींस ब्राउन। उसके बाद जो आर है दैट मींस रेड। ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, ऐसे जा रहा है। देखो दिस जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू। ये मैंने ग्रेट ब्रिटेन लिखा है, मतलब इट इज ग्रीन एंड ब्लू। ये जो वी है इट मींस वॉयलेट। ये जो वापस जी आ गया, ग्रीन के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन जी आएगा वो ग्रे होगा, और ये है व्हाइट। और ये तो नाम दिख रहा है गोल्ड सिल्वर, और नेकलेस मतलब नो कलर। नो कलर के लिए एन आया है, एन स्टैंड्स फॉर नो कलर, समझा। इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स ये हैं ऑफ, हैज, एंड, शी, वियर्स। ये जो कनेक्टिंग वर्ड है, इन कनेक्टिंग वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, इनको नहीं लेना है। दिस इज अ टेबल एंड दिस इज अ वे यू कैन रिमेंबर इट। क्लियर। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो नोट करना है पहले नोट कर लो, तब आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर नोट इट डाउन ऑल दिस।
So B.B. Roy of Great Britain has very good wife and she wears gold silver necklace. Sentence याद हो जाएगा ना? I'm sure. Yes. पहला जो B आने वाला है वो है ब्लैक, सबसे डार्क कलर, फिर ब्राउन है, रिमेंबर दिस. उसके बाद जो ग्रेट ब्रिटेन में B आ रहा है, दिस B इज ब्लू. Okay, completed. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Okay. So देखो अभी इस टेबल को यूज कैसे करना है, मतलब कलर कोड के लिए, वो अभी इजी है. इट्स वेरी सिंपल. एक न्यूमेरिकल करके हम लोग इसको समझेंगे. लेट्स डू वन सिंपल न्यूमेरिकल ऑन दिस. विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट. कंप्लीटेड ना? ठीक है. तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर. ठीक है. सपोज जो कलर कोड प्रिंटेड ऑन द रेजिस्टेंस है ना, वो कलर कोड आपको गिवन है. ऐसे लिखो, कलर कोड. राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड प्रिंटेड ऑन अ रेजिस्टर. कलर कोड प्रिंटेड ऑन अ रेजिस्टर is so कलर कोड जो प्रिंटेड है रेजिस्टेंस के ऊपर, कलर कोड इज, ये देखो लिखो अभी, रेड कॉमा वायलेट कॉमा ऑरेंज कॉमा सिल्वर. ये कलर कोड प्रिंटेड है. देखो, रेड वॉयलेट ऑरेंज सिल्वर. हाँ, क्वेश्चन में आगे लिखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. हाँ, तो ये देखो चार कलर्स हमको गिवन है, रेड वॉयलेट ऑरेंज एंड सिल्वर. यूजिंग दिस 4 कलर्स हमको रेजिस्टेंस निकालना है कितना है. देखो अभी पहले 2 कलर्स देख लो. पहला 2 कलर्स है रेड एंड वॉयलेट, है ना. फर्स्ट 2 कलर्स है रेड एंड वॉयलेट. तो अब क्या करो, आप अपनी टेबल पे जाओ. रेड के सामने देखो 2 लिखा हुआ है, रेड के सामने 2 है, और वॉयलेट के सामने देखो 7 है. रेड के सामने 2 है और वॉयलेट के सामने 7 है. तो क्या होता है, ये जो पहला वर्ड है ना, रेड से आपको पहला डिजिट मिलेगा, मतलब 2. वॉयलेट से आपको सेकंड डिजिट मिलेगा, सेकंड डिजिट 7. सो द नंबर बिकम 27. देखो एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम रेड, सेकंड डिजिट फ्रॉम वॉयलेट, दैट इज 27 बन गया. उसके बाद क्या करो, ऑरेंज थर्ड डिजिट है ना, ऑरेंज इज अ मल्टीप्लायर, थर्ड डिजिट मल्टीप्लायर होती है. ऑरेंज के सामने देखो क्या लिखा है थर्ड रिंग में, 10⁻³ होगा 10⁻³. तो क्या करने का, 27 into 10 power 3 ऐसा हो जाएगा. ठीक है. और सिल्वर को आप 4th रिंग में जाके देखेंगे, 4th में जाके सिल्वर देखेंगे, प्लस माइनस ±10%. Plus minus 10%. 10%. तो देखो आप पहले इतना लिखना सीखो पहले. इट विल बी 27, दैट इज 27 into 10 power 3 ±10%. और क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इट्स बेसिकली रेजिस्टेंस, सो ये ओम्स में रहेगा. सो बाहर हम लोग ऐसे ओम्स लिख सकते हैं. ठीक है, पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ. ठीक है. हाँ, ये परसेंटेज में क्या है मैं वो बताता हूँ आपको, बट लाइट ऑन अप टू दिस. ठीक है. अब देखो यहाँ पर आपकी जो रेजिस्टेंस है ना, अब मैं ये थोड़ा ±10% का क्या मतलब है मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट डू यू मीन बाय ±10%. ये देखो, सो एवरीबॉडी गॉट दिस वैल्यू. इसमें देखो 27 है, ये देखो 10⁻³ ओम्स है. 10⁻³ ओम्स को हम लोग किलो ओम्स बोल सकते हैं ना. Yes. 10⁻³ 1000, it is actually 27,000.
27,000 means 27 किलो ओम्स. सो रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 27 किलो ओम्स प्लस और माइनस 10%. अब ऑब्वियसली आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ये प्लस माइनस 10% क्यों लिखा गया है, व्हाई दिस 10% इज रिटन. वो मैं समझा देता हूँ. देखो, जब ये रेजिस्टेंस कंपनी में मैन्युफैक्चर हुई है ना, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तब जो कंपनी है उसने इसको 27 किलो ओम्स का ही बनाया है. कंपनी हैज मेड इट एज अ 27 किलो ओम्स. लेकिन जब आप इसको सर्किट में लगाओगे, व्हेन यू कनेक्ट देम इन द सर्किट, तो सर्किट का टेम्परेचर चेंज हो सकता है. मतलब कभी कभी सर्किट गर्म हो जाता है, कभी सर्किट ठंडा हो सकता है, रूम टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है, कभी रूम टेम्परेचर कम हो जाता है. टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से ये जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हो सकता है बाय 10%. 27 किलो ओम्स का जो 10% है उतना चेंजेस आ सकती है. मतलब this resistance can increase by 10%, it can also decrease by 10% depending on the temperature. ठीक है, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ Sir, जाए. repeat. सर वो देखो, ये प्लस 27 माइनस 10% क्वेश्चन का में दिया मतलब था. है, ये जो प्लस माइनस 10% है ना, उसका मैं मतलब समझा रहा हूँ. प्लस माइनस 10% का मतलब है कि टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से कभी कभी होता है ना, विंटर टाइम पे टेम्परेचर कम हो जाता है और समर टाइम में टेम्परेचर बढ़ जाता है रूम का. तो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस की वजह से रेजिस्टेंस भी फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस विल मैक्सिमम फ्लक्चुएट बाय 10%. 10%, 10% ये चेंज हो सकता है ऊपर नीचे. उतना आपको झेलना पड़ेगा. वो मतलब वो कंपनी आपको बता रही है कि हम लोग इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अगर ये 10% चेंज हुआ तो इट कैन चेंज अप एंड डाउन बाय 10%. ठीक है. जैसे सपोज अगर आप कहीं किसी ऑफिस में जाते हो, उन्होंने आपको बोला कि इस काम के लिए 1 हफ्ता लगेगा. 1 हफ्ता, लेकिन प्लस माइनस 2 डेज मान के चलो. मतलब 2 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं, 2 दिन कम भी लग सकते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे भी बताया गया है कि प्लस माइनस 10% ऊपर नीचे हो सकता है रेजिस्टेंस का वैल्यू. दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस. इतना आपको टॉलरेट करना पड़ेगा. दिस मच यू नीड टू टॉलरेट. 10% बढ़ भी सकता है, वो उन कंपनी का कोई रिस्क नहीं है अभी, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा. वो समझा? Okay, thank you, sir. चलो, आई थिंक कलर कोड क्लियर है कैसे सॉल्व करना है. ओके, चलो एक काम करते हैं. आई एम गिविंग यू एक कलर कोड मैं और दे रहा हूँ आपको. वन मोर आई एम गिविंग. आप लोग कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस. जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा. कोरस में नहीं चाहिए. जिसका मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट आंसर देगा. ओके, राइट डाउन सेकंड एग्जांपल एंड ट्राई टू कैलकुलेट द कलर कोड. सेकंड एग्जांपल है ब्राउन कॉमा येलो कॉमा ब्लैक. दैट्स इट. बस इतने ही, 3 ही कलर है. चौथे कलर में कोई कलर ही नहीं है. चौथी रिंग में 3 ही रिंग्स हैं खाली. अब आप खुद सोचो जाके. ठीक है, फर्स्ट इज ब्राउन, देन येलो, देन ब्लैक. कलर नहीं है. चौथी रिंग में बेटा कलर ही नहीं है. इट्स नो कलर इन द फोर्थ रिंग. कैसे? क्यों? क्यों? अरे नो कलर भी तो कलर ही होता है ना. आपकी टेबल में जाके चेक करो, नो कलर भी एक कलर है. सिर्फ 3 रिंग्स है. 3 रिंग से मतलब चौथी रिंग में नो कलर है. सर ट्रांसपेरेंट होता है क्या? नहीं, वो होती नहीं है. चौथी रिंग होती नहीं है. नहीं है मतलब फिर वो नो रिंग हो गया ना, नो कलर ही हो गया ना वो. 3 रिंग्स है मतलब चौथा रिंग नो कलर वाला है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और करो जल्दी से ये. जिसका मैं नाम लूंगा वही आंसर देगा. ओके, लेट्स सी नाउ. अनिरुद्ध सुरेश, ओपन योर माइक. माइक ऑन करो. अनिरुद्ध सुरेश. अनिरुद्ध सुरेश, ओपन योर माइक.
Yes, sir. हाँ अनिरुद्ध, you got any answer? So no, I am finding. टेबल ड्रॉ किया है कलर कोड वाला? हाँ. अपना ये टेबल में एक बात बताओ, टेबल में येलो के सामने कौन सा कलर लिखा हुआ है टेबल में? 4. और ब्राउन के सामने? 1. ठीक है, कर सकते हो ये क्वेश्चन कि नहीं आएगा बताओ? Sir, I'm trying to do. मतलब आपका ध्यान नहीं है लेक्चर में, दैट इज द मेन थिंग. ओके, तो अनिरुद्ध सुरेश इज हैविंग लेस अटेंशन इन द क्लास. ओके, चलो कुछ और स्टूडेंट्स को पकड़ना पड़ेगा अभी. अस्मिता पाटिल, ओपन योर माइक. अस्मिता पाटिल. अस्मिता sir. पाटिल. काय आंसर आला का? Yes. 140 ohms. हाउ मच? 140. 140. Yes. वो कुछ प्लस माइनस नहीं है ना? No. ठीक है, मतलब अस्मिता पाटिल का भी लेक्चर में ध्यान नहीं है. ओके, अस्मिता पाटिल ऑल्सो नॉट पेइंग अटेंशन. ओके, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट ट्राई करते हैं अभी. तन्मय इटामे. तन्मय इटामे, माइक ऑन करो. तन्मय इटामे. तन्मय इटामे, माइक ऑन करो. हाँ तन्मय, कुछ आंसर मिला? तन्मय इटामे, प्लीज स्पीक समथिंग. तन्मय आप आंसर को ये भी कर सकते हो, यू कैन मैसेज द आंसर, टाइप करके भेजो भले आंसर जल्दी. अगर माइक काम नहीं कर रहा तो जल्दी माइक. तन्मय इटामे. अच्छा, अनिरुद्ध सुरेश अभी आंसर दिया है, अनिरुद्ध सुरेश ने. तन्मय इटामे, आपका कोई आंसर है? मैसेज करो जल्दी. तन्मय इटामे का आंसर नहीं आ रहा है. ठीक है, बट अनिरुद्ध सुरेश हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ठीक है अनिरुद्ध, इस बार मैं छोड़ देता हूं आपको. नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट टॉलरेट दिस. ठीक है. Okay, sir. सो स्टूडेंट, राइट आंसर है अस्मिता पाटिल, आपका रॉन्ग आंसर है अभी भी. राइट आंसर है 14 प्लस माइनस 20%. 14 प्लस माइनस 20%. This is going to be the answer. आप अस्मिता पाटिल was saying 140. बेटा जो ये ब्लैक कलर है, ब्लैक से क्या देखना है? ब्लैक के आगे 0 लिखा है, एग्री, बट वो 10⁻0 बनेगा. ब्लैक विल बी 10⁻0, नॉट 0. 10⁻0 बनेगा. तो 10⁻0 यहां पर लिखना है. 14 इंटू 10⁻0 लिखना है. तो अस्मिता पाटिल थोड़ा ध्यान दो, आपका अच्छे से नहीं गया ये क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. सो एवरीबॉडी गॉट दिस. अब एक काम करो स्टूडेंट, एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. रिवर्स इन द सेंस, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखकर आपको कलर कोड बताना है. रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो अब एक रिवर्स क्वेश्चन कर लेते हैं. आई एम गिविंग यू द रेजिस्टेंस वैल्यू, यू ट्राई टू टेल मी द कलर्स. ओके, इसमें भी मैं जिसका नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा, जिसका मैं नाम लूंगा उसी को आंसर देना है. ठीक है.
So try to calculate this also. 52 into 10 power 2 plus minus 5%. See it. ये वैल्यू देख लो. 52 into 10 power 2 plus minus 5%. इसमें से आपको कलर कोड बताना है कि इसका कलर कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा. ठीक है. ठीक है. अब जिसका मैं नाम लूंगा वही देगा आंसर. सब लोग ये वैल्यू लिख लो जल्दी. या आई थिंक हो गया आपका. चलो जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर दो अभी. मोहित पवार. मोहित पवार, प्लीज ओपन योर माइक. मोहित पवार. यस सर. या मोहित, कुछ आंसर मिला? नहीं सर, ट्राई कर रहा हूँ. चलो ठीक है, करो. हाँ, श्रद्धा खरटमल. Yes, sir. हाँ, you got any answer? Yes, sir. Green, red, red. Sorry, green, red, आपका माइक ही ऑफ हो red, गया. gold. अच्छा, एक बार वापस बोल दो. Hello. Tell me once again. Green, red, red, gold. ओके, ठीक है, माइक ऑफ करो. ठीक है, अभी राइट है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा. पहले मुझे देखना है कि आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है श्रावणी कुलकर्णी. श्रावणी कुलकर्णी. श्रावणी कुलकर्णी. श्रावणी कुलकर्णी. नहीं, शी इज नॉट पेइंग अटेंशन, उसका ध्यान ही नहीं है. श्रावणी कुलकर्णी, माइक ऑन करो जल्दी. सर उसने बोला उसका माइक वर्क नहीं कर रहा है. अच्छा, तो उसको बोला मैसेज करने को कलर्स का नेम. श्रावणी मैसेज करो कलर नेम. हेलो प्रतिभा. मैम सर डिस्कनेक्ट हो गए. हाँ. अच्छा. आंसर ये सर दिया है. ओके, लेट मी चेक. क्या आंसर दिया है श्रावणी ने, बताओ तो कोई भी. ग्रीन Green, रेड red, red, gold. ग्रीन रेड रेड गोल्डन. हाँ, No, green, red, gold. एक्चुअली इट इज ग्रीन रेड रेड गोल्ड. गोल्ड. 4 रिंग्स होनी चाहिए ना. ग्रीन रेड रेड एंड गोल्ड. चलो ठीक है, मैं भी. हाँ, सब लोग याद कर लो, आपका आंसर आना चाहिए ग्रीन रेड रेड गोल्ड. रेड 2 बार आना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस आंसर? यस सर. यस सर. Yes, sir. तो देखो, आज रेजिस्टेंस टॉपिक अभी खत्म होने पे आ रहा है. यू लर्न सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस टॉपिक में एक छोटी सी लास्ट पॉइंट बाकी है व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन नाउ. लेट मी फिनिश दैट. नेक्स्ट एक छोटी पॉइंट होती है सुपर कंडक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी स्मॉल टॉपिक. इट इज हार्डली इट टेक्स 5 minutes to finish this. सुपर कंडक्टिविटी. सुपर कंडक्टिविटी. अब ये क्या रहता है, ध्यान से देखो. ओके, सुपर कंडक्टिविटी. See, today we'll come across some material in which resistance increases with temperature. There are some materials in which resistance increases as temperature increases. This you know, है ना. तो ऐसे मटेरियल में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है.
So logically resistance will decrease when you decrease the temperature. ये भी होगा उनके साथ. Anybody, ये ऐसे कौन से मटेरियल है जिसमें ऐसा होता है? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स? Good conductor. Good conductor. Good conductor. Yes, here I am talking about good conductors. Good conductors can be metals also. I am talking about metals actually. Metals are the substances in which resistance increases as you increase the temperature. So vice versa, ऐसे भी बोल सकते हैं, resistance decreases as temperature is decreased. So आप assume करो कि मैंने एक metal ले लिया, हमने एक metal लिया है, उसका temperature हम लोग decrease कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसको cool कर रहे हैं, cool. तो temperature decrease करने पे उसका resistance भी decrease हो रहा है, that is fine. तो आप temperature कम करते जाओ, you go on decreasing temperature, resistance will also go on decreasing. You go on decreasing temperature, resistance will further decrease. ऐसा होते जाएगा ना. और होगा क्या पता है, एक particular temperature पे, at one particular temperature, क्या हो जाएगा कि जो resistance है ना वो zero हो जाएगी. At one particular temperature, resistance of that conductor will become zero. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. In case of metals, resistance decreases as the temperature decreases. Okay, so you go on decreasing the temperature, means you go on cooling the metal, resistance will also go on decreasing. So at one particular temperature, the resistance may become zero. So the temperature at which resistance becomes zero, ये जो temperature है ना, इस temperature को हम लोग बोलते हैं critical temperature. It's known as critical temperature. So critical temperature is a temperature at which resistance become zero. ठीक है? तो critical temperature को suppose I am denoting by the symbol T और नीचे C लिखा है, T in the suffix C. ये देखो, ठीक है, TC, critical temperature. अब खास बात ये है कि ऐसे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो गया? जीरो हो गया. तो इमेजिन करो आपके पास एक वायर है, यू आर हैविंग अ वायर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो चुका है. If there is a wire whose resistance has become zero, तो such substance whose resistance is zero, ऐसे substance को सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं. ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम होता है, करंट इजीली फ्लो होता है, they are known as conductors. लेकिन सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो चुका है. सुपर कंडक्टर्स आर दोस मटेरियल्स whose resistance become zero. ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेटल होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, नो डाउट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बट एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature, resistance of the metal becomes zero, and hence the metal becomes superconductor. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. तो मेटल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या बन जाते हैं? सुपर कंडक्टर्स. अब why we are studying this, मतलब हमारे लिए इतना ये यूजफुल क्यों है? आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक सर्किट है, you are having one circuit जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो चुका है. अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो गया ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, रेजिस्टेंस बिकम जीरो. तो ऐसे सर्किट में आप क्या कर सकते हो? ऐसे सर्किट में आप बैटरी को भी रिड्यूस करके जीरो कर सकते हो. यू कैन रिड्यूस द बैटरी, यू कैन रिड्यूस द पावर सप्लाई टू जीरो. बिना किसी बैटरी के, बिना किसी पावर सप्लाई के करंट ऑटोमेटिकली अपने आप फ्लो होना कंटिन्यू रखेगा. द करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग. करंट को बैटरी तभी लगानी पड़ती है क्योंकि जब रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस सम एनर्जी इज लॉस्ट. तो उस एनर्जी को वापस सप्लाई करने के लिए बैटरी होती है. अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो मतलब कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी. और अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है तो वापस सप्लाई करने की क्या नीड है? तो बैटरी का नीड नहीं होगा. तो ऐसा सर्किट बन जाएगा जिसमें बिना किसी बैटरी के, बिना किसी इनपुट एनर्जी के करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स. सालों साल करंट बिना किसी बैटरी के, बिना किसी पावर सप्लाई के करंट फ्लो होता रहेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना किसी बैटरी के, बिना किसी सेल के करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है सर्किट में. तो सच सब्सटेंसेस आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स. ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी की जो ये फिनोमेना है ना, ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो सब सुपर कंडक्टिविटी का सबसे पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूँ स्टूडेंट.
Write down the definition of superconductivity. लिखो. It is a phenomena. It is a phenomena by which the resistance of conductor becomes zero at a particular low temperature. Resistance becomes zero at particular low temperature. ब्रैकेट में लिखो, इन द ब्रैकेट, क्रिटिकल टेम्परेचर. उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओवर. ओके, फुल स्टॉप. ठीक है, अब एक बार रीड करके देखो, लेकिन लग रहा है पूरा प्रॉपर है. इट इज अ फिनोमेना बाय व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम जीरो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. That is known as superconductivity. ठीक है. अब superconductivity के बारे में एक चीज और बता देता हूँ. Superconductivity was discovered by the scientist K. Onnes. K. Onnes is a name of a scientist जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था. See the spelling. K. Onnes इनका नेम है ये. K. Onnes. Okay. इन्होंने ये डिस्कवर किया था. कैसे डिस्कवर किया इन्होंने? के ओन्स ने मर्क्यूरी का सैंपल लिया था. ही टुक अ मर्क्यूरी. इन्होंने मर्क्यूरी लिया. मर्क्यूरी इज ऑलरेडी इन द लिक्विड स्टेट. रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होता है. इन्होंने क्या किया? मर्क्यूरी का टेम्परेचर ड्रॉप किया. ही रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी को कूल किया. तो मर्क्यूरी को कूल करने पे मर्क्यूरी सॉलिड बन जाएगा. इट विल बिकम सॉलिड. लेकिन कूल करने पे उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है. When the resistance goes on decreasing at one particular temperature, वो temperature है 4.2 Kelvin. Students, आपने केमिस्ट्री में केल्विन सीखा है अभी? केल्विन कैसे होता है? Yes. आप में से कोई बता सकता है कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है? 0 Kelvin. पता है क्या? Which one is the lowest possible temperature in kelvins? -273. पहले मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुन लो. Then you please answer. एक बार क्वेश्चन सुन लो. I am asking that what is the lowest possible temperature in the Kelvin? हाँ, अब आंसर दो. -273. -273 Kelvin. 98. -273, राइट? हाँ. Yes. हाँ, सबका आंसर रॉन्ग है. मतलब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. -273 डिग्री सेल्सियस है. -273 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द लोएस्ट टेम्परेचर. तो जो टेम्परेचर है ना -273 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो केल्विन में वो 0 केल्विन आता है. मैंने आपको आंसर केल्विन में पूछा था ना. केल्विन में 0 केल्विन है. So you must be knowing that 0 Kelvin. Here I'm writing. ये मैंने ओके नहीं लिखा है. It's not okay. It is 0 Kelvin. 0 Kelvin आपको मालूम होना चाहिए कि ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है. तो 0 Kelvin से 4 Kelvin ऊपर, ये है ना 4.2 Kelvin. मर्क्यूरी का टेम्परेचर जब 4.2 Kelvin हो गया ना, it is very close to the lowest temperature ना. जब मर्क्यूरी का टेम्परेचर ये हो गया 4.2 Kelvin, तब के ओन्स ने ये ऑब्जर्व किया कि मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस 0 हो गया. He observed that resistance of the mercury becomes 0 when temperature becomes 4.2 Kelvin. So 4.2 Kelvin is a critical temperature for mercury. ये टेम्परेचर पे मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस 0 बन जाता है. ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं मे बी that at what temperature mercury resistance becomes 0 और mercury becomes superconductor. ठीक है, सुपरकंडक्टर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस 0 है. तो अगर कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो गया, you don't have to supply any power, you don't have to supply any energy to continue the current in that circuit. ठीक है, करंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस सर्किट को. बिना बैटरी के उसमें करंट फ्लो होता रहेगा कंटिन्यू.
ठीक है, सो सच फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज इसके साथ है ना आपका रेजिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट हुआ। सिर्फ एक चीज मेरी छूट गई, वो मैं आराम से नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आई कैन डू टुडे आल्सो, बट मैं जानबूझ के नेक्स्ट टाइम करना चाहता हूँ। आज हमने एक मिस्टेक किया, अल्फा का डेफिनेशन नहीं लिखा है। अल्फा याद है, अल्फा इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। Yes. Yes. तो आप एक छोटा सा हेडिंग डाल दो Yes. स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट टाइम लिखवाऊंगा। हेडिंग डाल दो डेफिनेशन ऑफ अल्फा। अभी भी मैं लिखवा सकता हूँ, बट बेटर नेक्स्ट टाइम लिखवाऊंगा तो एक बार रिवाइज हो जाएगा उस टाइम पे। अगेन अल्फा विल बी रिवाइज्ड। Okay. That's why I'm doing. Okay, sir. Just put the heading definition of alpha. Okay, sir. Clear? Okay. So I hope ये clear है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई डिफिकल्टी है, you can ask. अगर कोई बिल्कुल नया स्टूडेंट है